हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई का मजा ले रहे हैं सब लोग आप? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस दे दें। पहला काम आप सब करेंगे क्या? सबसे पहले आप क्या करेंगे? तुरंत लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन है हम जिसे जिसे हम पढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो जल्दी से अगर आप आ गए हैं तो अपना नाम तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुका था। पोटेंशियल एनर्जी की पूरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी। उसके बाद उसको खत्म करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो यह हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जल्दी सेटिंग बना लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? तो हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब दो चार्ज r डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? Q1 होती है और Q2 होती है। अगर वो r डिस्टेंस पर सेपरेट है, थोड़ा तेज बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि पुराना बता रहा हूं। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट है r डिस्टेंस पे, इन पे लगने वाला फोर्स कितना होता था? इन पे लगने वाला फोर्स इक्वल होता था, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता था जस्ट। और इसकी वैल्यू जो होती थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता था, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होता था, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी? K Q1 Q2 अपॉन में कितना होता था? आर स्क्वायर। दूसरी क्या होती थी? दूसरी ये होती थी, अगर किसी एक चार्ज के कारण मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। किसी r डिस्टेंस पर अगर Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है, प्लस चार्ज से दूर होता है का डायरेक्शन प्लस चार्ज से दूर होता है, और माइनस चार्ज होता है तो माइनस चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? दोनों का मैग्नीट्यूड होता है K Q अपॉन में R का स्क्वायर। तो प्लस चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है, वो क्या बताता है? वो हमारा डायरेक्शन बता रहा होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होता है? R डिस्टेंस मैग्नीट्यूड की वैल्यू E की वैल्यू K Q अपॉन में R स्क्वायर होती है। वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4 9 होती है। अब ये दो चीज हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के सिस्टम का Q1 और Q2 जो कि r डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, अगर वो r डिस्टेंस पर सेपरेट है तो इनके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? इनके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपका भाई साहब होता था U बराबर कितना? K Q1 Q2 अपॉन में R। ये हमने रिसेंटली पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है। तो U बराबर K Q1 Q2 बाई R होता है, E बराबर K Q बाई R स्क्वायर होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। किसी चार्ज की वजह से, किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है K Q अपॉन में R। मैंने फॉर्मूला पहले ही क्यों बता दिया? इसका कारण है, मैं थोड़ा सा आपके माइंड को डाइवर्ट करके लिंक्ड करना चाहता हूं। कुछ चीजों को लिंक्ड करना चाहता हूं। वो क्या चीजें लिंक्ड करना चाहता हूं? वो ये चीज है बेटा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। वन थिंग वेरी मच क्लियर दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा सिंगल चार्ज के कारण निकाला जाता है। किसी एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, किसी एक सिंगल चार्ज के कारण क्या निकाला जाता है? पोटेंशियल निकाला जाता है। लेकिन जब भी हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा पेयर ऑफ बॉडी चाहिए, पेयर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। मतलब एक पार्टिकल अकेला कभी किसी पे फोर्स नहीं लगा सकता, या किसी एक पार्टिकल पर अगर फोर्स लग रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब दो पार्टिकल होंगे, सिस्टम पर हमेशा फोर्स लगता है। दो पार्टिकल का सिस्टम पर फोर्स लगता है, दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दो कम से कम होना ही चाहिए, तभी फोर्स लगेगा। मतलब दो पार्टिकल तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और सिस्टम का एनर्जी होता है जो कि U बराबर K Q1 Q2 बाई R। ये हमारे दो चार्ज के सिस्टम का एनर्जी है। किसी एक चार्ज का कोई एनर्जी नहीं होता। कोई अगर सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज का कोई एनर्जी नहीं होता। सिंगल चार्ज का एनर्जी अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरा चार्ज पार्टिकल कुछ छुपा हुआ है कहीं ना कहीं।
अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बताइए तो वो डिफाइंड है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पार्टिकल का डिफाइंड है ही नहीं, एक बॉडी का डिफाइंड है ही नहीं। मैं ये बताना चाह रहा था। तो ये दिमाग में आप रखिएगा कि जब भी फोर्स की बात होगी समझ जाइएगा दो चार्ज हैं, दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल हैं। और जब कभी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी इसका मतलब दो पार्टिकल हैं या दो से ज्यादा पार्टिकल हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात होगी तो हमेशा सिंगल चार्ज के कारण डिफाइंड होगा, जिसकी वैल्यू इस टाइप से है। अब ये चारों फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक लगते हैं और एक जैसा ही लगता है कि भाई साहब Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर, Q बाई आर या Q बाई आर स्क्वायर। बस फर्क कितने का है, यहाँ पे दो चार्ज है, Q1 Q2 R का स्क्वायर है। यहाँ पर सिंगल चार्ज है क्योंकि सिंगल चार्ज के कारण ही निकाला जा रहा है, लेकिन R का स्क्वायर है। यहाँ पर दो चार्ज है तो Q1 Q2 और एक ही R है, सिंगल पावर है R का। और यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज के कारण तो एक चार्ज है और सिंगल R है। ये चीज है ना, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। चारों फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कोई हरा नहीं सकता है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की मैं बात कर रहा था, तो मैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ही बात करता हूं। इसका सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन होता क्या है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं कि डेफिनेशन है क्या, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड एज ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, किसी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के कारण। कहने का मतलब ये कि अगर एक चार्ज पार्टिकल Q है जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, इसके कारण किसी भी P पॉइंट, जो कि P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है आपका, R डिस्टेंस पे है, यहां मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस P पॉइंट पे निकालना है जो कि R डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट P पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, इसको निकालने का तरीका क्या होता है। इसको निकालने का तरीका होता है, इट इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज पार्टिकल टू मूविंग फ्रॉम infinite to that position where we want to calculate. Electrostatic potential. Against field along any path, इसको भी जोड़ देते हैं, along any path. दिस इज द डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। ये आपका मैं समझाता हूं ये लिखा क्या हुआ। किसी भी यूनिट चार्ज पार्टिकल को, जैसे किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, या किसी भी फील्ड के कारण, फील्ड क्यों बोला, दूसरे वर्ड में बोल रहा हूं मैं, किसी भी फील्ड के कारण उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना अगर आपको है, ये दोनों बातें एक ही हैं। कैसे, अगर आप किसी चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, या तो ऐसे बोले किसी फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी है वहां पोटेंशियल निकालना है, तो एक ही बात है। क्यों, क्योंकि अगर ये चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा। तो अगर मैं इस चार्ज को छुपा लूं, मैं कहूं कि ये चार्ज है ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे मैं छुपा लेता हूँ या दीवार लगा देता हूँ, कोई दीवार लगा देता हूँ या कपड़ा छुपा लेता हूँ, तो चार्ज तो है ही, इसका कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे इफेक्ट तो होगा ही, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा ही। तो यहाँ पे इस चार्ज के, भले ही मैंने इस चार्ज को छुपा लिया, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट पी है। और अगर मैं चार्ज दिखा देता हूं तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा। तो इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पोटेंशियल बोलिए, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पोटेंशियल बोलिए, एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर किसी भी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होगा, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। इट इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिट चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं। 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पर, 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पर किया गया वर्क डन
जब उसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाया जाता है अगेंस्ट द फील्ड, तो वही वर्कडन क्या कहलाता है तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर से रिपीट करता हूं, एक कूलम चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्कडन, जिस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर लाना है। किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्कडन ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। बशर्ते वर्कडन कैसे करना है? स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली का मतलब मैं समझाया था। वर्कडन कैसे करना है? स्लोली स्लोली अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट में। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके अगर वहां से आऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो मैं जबरदस्ती लेके आऊंगा तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहा हूं। तो जो मैंने वर्क किया वो वर्क ही क्या कहलाएगा? वही वर्क तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा, अगर आप 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पर वर्क करते हैं तो इसको आप उतार लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके मैं इसको मिटाता हूं। अब एक बात घंटी बज गई दिमाग की, अरे सर अभी आपने कल बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और आज बता रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, दोनों का डेफिनेशन तो सेम कर रहा है। नहीं, दोनों अलग बातें हैं, दोनों अलग बातें हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बताता हूं, इसमें दोनों में अंतर बताता हूं। दोनों में अंतर क्या है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ एक चार्ज रखा हुआ था, वहां पे दूसरा चार्ज था Q2। तो किसी Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से उस पोजीशन तक लाने में फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्कडन ही क्या कहलाता है? वही वर्कडन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो 1 कूलम हो, 2 कूलम हो, 3 कूलम हो, 4 कूलम हो, 5 कूलम हो, 10 कूलम हो या Q कूलम हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पोजीशन तक फील्ड के अंदर लाने में किया गया वर्कडन ही क्या कहलाता है? वही वर्कडन हमारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को। लेकिन अगर 1 कूलम चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में वर्कडन किया जा रहा है तो वो वर्कडन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये दोनों में अंतर है। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन जाता है कब? जब वो दूसरा चार्ज पार्टिकल जो हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं वो अगर 1 कूलम हो तो यूनिट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक फील्ड के अंदर ले आने में किया गया वर्कडन तुम्हारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्कडन क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ये दोनों में है क्या डिफरेंस? अच्छा, तो इनफाइनाइट ये पोजीशन मान लेते हैं और ये इनफाइनाइट पोजीशन से हम किसी भी यूनिट चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे। मान लेते हैं Q0 चार्ज पार्टिकल लेके आए, तो Q0 चार्ज पार्टिकल को स्लोली स्लोली लेके आया जा रहा है, लाके कहां रख दिया जा रहा है? लाके यहां रख दिया जा रहा है ना? तो Q0 चार्ज पार्टिकल को वहां से उठा के यहां पे लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर किसी भी पोजीशन पर ये अगर होगा, ये चार्ज पार्टिकल किसी पोजीशन x पर होगा तो ये इस चार्ज Q0 पार्टिकल पर रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q0 अपॉन में x स्क्वायर। और अगर इसे स्लोली स्लोली लेके आना है तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे 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 आता रहे। अच्छा, नेट फोर्स 0 करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगेंस्ट में वर्क करना है और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना कि इसका है। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी? Q0 अपॉन में x स्क्वायर। और ये वेरिएबल फोर्स है तो डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर नहीं सकते, इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। तो वो वर्कडन निकालेंगे, है ना? तो वो वर्कडन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो जो हम वर्कडन करेंगे वो वर्कडन क्या कहलाएगा? वर्कडन इनफाइनाइट से लेकर r तक लाने में वो तो पोटेंशियल एनर्जी ही है। अगर मैं r डिस्टेंस पर देता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q0 अपॉन में r हो जाएगा, है ना? तो ये तो हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन आपके 12th में आपको दोबारा डिराइव करना है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछता है। तो मैंने तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाते समय आपको डिराइव कराया था, वो तो डिराइव करना ही है। अगर आपको 2 क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करिए और दूसरा क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करिए, तो 2 बार डिफरेंस इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दिखा दिया हाँ ये तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो टीचर नहीं मानेगा, है ना? 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहां किया था। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितना पूरा हुआ तो वहां यहां भी होगा।
है ना। वो चीज यहां भी पहले आप क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो खैर मैं अपने डेफिनेशन पे आता हूं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज पार्टिकल इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मान लिया इनफाइनाइट से क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होता है, डब्ल्यू, है ना। तो वर्क डन ऑन क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल, क्यू नॉट कूलम चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू कितना, डब्ल्यू। तो वर्क डन ऑन 1 कूलम, 1 कूलम मतलब यूनिट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, क्यू नॉट नीचे चला जाएगा, यूनिटरी मेथड, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज पार्टिकल कितना हो गया, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। और यही हमारा डेफिनेशन कहता है कि 1 कूलम चार्ज पार्टिकल में किया गया वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू, जिस पोजीशन में मुझे निकालना है तो इनफाइनाइट से लेके आर तक लाना है, तो इनफाइनाइट से लेके आर, यहां भी इनफाइनाइट से लेके कैसे दिखाएंगे, आर। इनफाइनाइट से लेके आर, ये क्या दिखा, ये बता रहा है कि वर्क डन हुआ है इनफाइनाइट से लेके आर तक चार्ज को लाने में। तो यही हमारा क्या बन गया, ये हमारा पोटेंशियल बन गया, तो ये फॉर्मूला भी बन गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, फॉर्मूला बना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट से लेके आर पोजीशन तक अपॉन में क्यू नॉट। क्यू नॉट वो चार्ज पार्टिकल है जिस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से आप लेके आ रहे हो, है ना। और यही क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को आप अगर 1 कूलम ले लेते हो तो ये सीधा जा क्या कहलाएगी, वही वर्क डन सीधा जा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, है ना। तो डेफिनेशन में देखो मैंने कैसे फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन अपॉन में चार्ज फॉर्मूला याद करना आपका धर्म नहीं है, बशर्ते फॉर्मूला क्या कह रहा है ये आपको याद करना धर्म है। फॉर्मूला क्या कर रहा है, कह रहा है बेटा, फॉर्मूला ये कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉइंट P है तो उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर पोजीशन। किस चार्ज पार्टिकल पर, जो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट से लेके आप आ रहे हो उस फील्ड के अंदर, और तो वो वर्क डन रहेगा अपॉन में क्यू नॉट, वो चार्ज पार्टिकल जिस चार्ज पार्टिकल को आप लेके आ रहे हो। यहां पे देखो W अपॉन में क्यू नॉट लिखा हूं ना कि W अपॉन में क्यू, क्योंकि मैं क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहा हूं, क्यू चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल रहा हूं, लेकिन लेकर कौन से चार्ज पार्टिकल आ रहा हूं, उस चार्ज पार्टिकल को। तो जिस चार्ज पार्टिकल को आप लेके आओगे W अपॉन क्यू में नीचे वाला क्यू वो वाला क्यू रहेगा जिस चार्ज पार्टिकल को आप लेके आ रहे हो। ये बात समझ में आना चाहिए, है ना। तो क्यू चार्ज पार्टिकल के कारण यहाँ पे आने वाला जो पोटेंशियल होगा वो W अपॉन क्यू होगा, लेकिन क्यू कौन सा होगा, जो आप लेके आ रहे हो। हम लेके क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल आ रहे थे, इसलिए W अपॉन में क्यू नॉट। और हमें ये वर्क डन तो हमें डायरेक्ट पता है, ये अगर वर्क डन अगर हमें डायरेक्ट पता है तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये वर्क डन अगर हमें डायरेक्ट पता है तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सीधा सीधा बेटा हम ये लिखेंगे V इज इक्वल टू द वर्क डन इनफाइनाइट से लेके R पोजीशन तक अपॉन में क्यू नॉट एंड दिस इज इक्वल टू U। यही तो हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो U बराबर क्या हो गया, U बराबर तुम्हारे पास उस दिन हो गया क्यू नॉट इंटू में कितना हो गया V, मतलब U बराबर QV, U बराबर QV, ठीक है। U बराबर QV। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ध्यान से अगर आप देखो तो इस पॉइंट P पर लाकर जब क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को रख दोगे तो पोटेंशियल किसका, उसका, दूसरे का। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल किसका, उसका। चार्ज किसका, खुद का। चार्ज हमारा खुद का है क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल, पोटेंशियल किसका, दूसरे का, और पोटेंशियल एनर्जी किसका, दोनों का, है ना। इस तरीके से आप याद रखेंगे। U बराबर QV खाली याद मत करके मत रखना, आप ये भी याद रखना कि Q किसका है, V किसका है, U किसका है। जैसे मैं तुमको पहले भी बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर E, और यहां पर अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल रख देता हूं Q नॉट, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में F, और इस F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस F की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट इंटू में E,
F बराबर Q इंटू ई। तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा हमेशा फोर्स लगता है, लेकिन जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो खुद पर नहीं, वो हमेशा दूसरे पर फोर्स लगाता है। मतलब अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे बात कर रहा हूं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो F बराबर Q इंटू ई में फोर्स किस पर, खुद पर, मतलब खुद मतलब चार्ज Q नॉट, चार्ज किसका, खुद का, फील्ड किसका, दूसरे का। समझ में आ रही बात। मतलब अगर इस पर फोर्स लगेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F बराबर Q नॉट इंटू ई, चार्ज खुद का, फोर्स खुद पर, लेकिन फील्ड किसका, उसका, दूसरे का, फील्ड हमेशा दूसरे का। इसी तरीके से पोटेंशियल हमेशा किसका होगा, दूसरे का। पर तुमको दूसरे तरीके से फिर से बता देता हूं कि ये भी मैंने तुमको बताया था कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक चार्ज पार्टिकल तुम्हारा Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल बेटा तुम्हारा Q2 है, तो ये Q1 चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, Q2 चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसका फील्ड यहां पे होगा जो कि कितना होगा E1, और इसका फील्ड यहां पर होगा Q2 चार्ज का, कितना होगा E2। तो अगर मैं यहां पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना चाहता हूं तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर मैं लिखूंगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स किस पर, खुद पर, चार्ज किसका, खुद का, खुद का चार्ज कौन सा है Q2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इसका, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या में इस पर फोर्स लग रहा है, तो लिखेंगे E1। तो F21 इज इक्वल टू Q2 इंटू E1। और यहां पे अगर मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स किस पर, खुद पर, चार्ज किसका, खुद का, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, दूसरे का। दूसरा मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, कितना है E2। तो यहां पे Q1 इंटू E2। अब अगर यहां पर E1 की वैल्यू रखेंगे, यहां पे E2 की वैल्यू लिखेंगे, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आ जाएगी। रख के देख लेना। यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे E1 की वैल्यू अगर R डिस्टेंस है तो Q1 चार्ज के कारण E1 आ रहा है, तो Q1 चार्ज के कारण E1 की वैल्यू कितना, KQ1 बाई R स्क्वायर। और जब यहाँ पे रखोगे KQ1 बाई R स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे E2 किसके कारण, इस चार्ज Q2 के कारण, R डिस्टेंस पर क्या लिखोगे, KQ2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे जब रखोगे KQ2 बाई R स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है। ध्यान से अगर तुम देखो तो U पोटेंशियल एनर्जी किसका, हमेशा सिस्टम का होता है, दोनों का, चार्ज किसका, खुद का, पोटेंशियल किसका, इसका। यहां पे अगर चार्ज Q नॉट रख दोगे तो चार्ज किसका, खुद का, और पोटेंशियल किसका, इसका। तो Q इंटू V इस टाइप से आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और मैं इसको एलोबरेट करता हूं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, और मैं एलोबरेट करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ नहीं, है ना। तुम जितनी बार समझना चाहोगे उतनी बार समझो, बार बार रिवर्स करके देखो, पक्का तुमको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन दिल से पढ़ोगे तो, दिमाग से पढ़ोगे तो नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा हर जगह दिमाग नहीं लगाया था, थोड़ा दिल भी लगाया था। मन से पढ़ो, मन से पढ़ो, पक्का आएगा, समझ में आएगा। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये चार्ज पार्टिकल Q1 है और ये चार्ज पार्टिकल ये R डिस्टेंस पे सेपरेट है, और अगर ये R डिस्टेंस पे सेपरेट है तो इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी V1, और इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल आएगा R डिस्टेंस पे जिसकी वैल्यू कितनी होगी V2, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा और यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखने का क्या मतलब कि जब यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो इसका तो लिख नहीं रहा हूं, दोनों का साथ में लिखूंगा, और जब यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो इसका तो खाली लिख ना रहा हूं, दोनों का साथ में लिखूंगा। अल्टीमेटली दोनों पोटेंशियल एनर्जी सेम ही आने वाली है, क्योंकि हमेशा तो दोनों का ही होगा। चाहे यहां मैं खड़ा होकर लिखूं दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, चाहे मैं यहां खड़ा होकर लिखूं दोनों का पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सेम आने वाली है, क्योंकि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ध्यान से अगर आप देखें U बराबर यहां क्या लिखेंगे, Q इंटू V। बस एक चीज याद रखिएगा, Q इंटू V में चार्ज खुद का, लेकिन पोटेंशियल किसका, उसका कितना है यहां पर V2। यहां पर जब लिखेंगे U की वैल्यू, चार्ज खुद का, लेकिन पोटेंशियल किसका, इसका, कितना है यहां पर, इसका पोटेंशियल V1। ये चीज हुआ, याद रखिएगा। समझ आ रही बात।
ये चीज दिमाग में बैठा लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बात तो समझ में आएगी भाई साहब कि हाँ v बराबर कितना होता है, v की वैल्यू होती है भाई साहब w इनफाइनाइट से लेके r तक किया गया वर्कडन अपॉन में चार्ज q नॉट। लेकिन इसी को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में q नॉट। लेकिन जरा इसको और सॉल्व कर दो, v की वैल्यू जब और सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू कितना रखोगे, k रखोगे, q नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, r अपॉन में कितना है q नॉट ने q नॉट को मार दिया तो v की वैल्यू सिंपली आ गई कितनी, kq अपॉन में r। वही तो मैं कह रहा था कितना आने वाला ही है। क्या कहने वाला था, ध्यान से अगर तुम देखो अपने पहले वाले फिगर पे जाते हैं, अगर पहले वाले फिगर पे जाते हैं तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल के कारण जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल के कारण मुझे पोटेंशियल निकालना था किसी पॉइंट P पर जो कि कितने डिस्टेंस पर था बेटा, r डिस्टेंस पर। तो हमने Q नॉट चार्ज पार्टिकल को उठा के इनफाइनाइट से लेके आया था। तो जब Q नॉट चार्ज पार्टिकल को उठा के यहाँ पे लाए थे तो Q नॉट चार्ज पार्टिकल को उठा के जब लेके आया था इनफाइनाइट से, तो जितना वर्कडन हुआ था इस चार्ज पार्टिकल को लाने में अगेंस्ट द फील्ड अपॉन में Q नॉट, वही क्या कहलाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण यहाँ पे कहलाता था। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखो तो जब मैं इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो फॉर्मूले में सिर्फ क्या आ रहा है, फॉर्मूले में सिर्फ ये Q आ रहा है, ये Q नॉट नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैं इसके कारण यहाँ पे निकाल रहा हूं, है ना। तो ये Q नॉट क्यों ला रहे, ये Q नॉट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया है, निकालने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए यूज किया गया है। एट द एंड इस Q नॉट का इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई R ही होगा। तो दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। लेकिन दोनों फॉर्मूले में एक चीज, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि V बराबर W अपॉन Q नॉट जब लिखेंगे तो समझ में आना चाहिए कि W क्या है, वर्कडन है दूसरे चार्ज पार्टिकल को जो इनफाइनाइट से लाया जा रहा है किसी भी पोजीशन तक, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और चार्ज नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो चार्ज है जिस चार्ज पार्टिकल को लाया जा रहा है ना। और V बराबर KQ बाई R, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल एट अ डिस्टेंस R। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू V बराबर क्या है, KQ बाई R। एक चीज और ध्यान देखें कि वर्कडन या फिर एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। जब भी हम एक स्केलर क्वांटिटी से किसी दूसरे स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है। तो कहने का मतलब ये हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो अगर ये प्लस में आता है और अगर माइनस में आता है तो इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये माइनस में अगर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो ये कभी डायरेक्शन तो बताएगा ही नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कभी डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। और अगर इसके पास डायरेक्शन नहीं होता तो इसके माइनस प्लस का इंपॉर्टेंस है, माइनस आ रहा है तो इसका भी इंपॉर्टेंस है, प्लस आ रहा है तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस आ रहा है, माइनस प्लस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो जब कभी भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों फॉर्मूले में चार्ज का साइन रखा जाता है, चार्ज का साइन रखा जाता है, ये याद करके रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मामले में, इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में चार्ज का साइन नहीं रखा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के मामले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के मामले में चार्ज का साइन रखा जाता है। अंतर दोनों में एकदम क्लियर कट है कि वो दोनों क्या है, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम चार्ज देख के ही पहचान जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी डायरेक्शन चार्ज देख के पहचान जाते हैं। तो इसीलिए हम सीधा चार्ज का मैग्नीट्यूड रख के उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। लेकिन जब कभी भी स्केलर क्वांटिटी की बात आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें चार्ज का साइन रखेंगे क्योंकि माइनस प्लस का यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहेगा। अच्छा, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज, इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो इसका यूनिट क्या कहलाएगा, यूनिट अगर आप लिखेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इसके अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्कडन अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। वर्कडन का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अच्छा, इसे सीधा सीधा वोल्ट भी बोला जाता है। तो पोटेंशियल का
आपका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। लेकिन अगर किसी दिन कोई बोले नहीं जूल पर कूलम भी होता है तो मना नहीं करना, ये भी होता है। जूल पर कूलम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है ना। लेकिन इसका एसआई यूनिट आप जब भी पूछा जाएगा तो एसआई यूनिट क्या कहलाएगा, इसका वोल्ट कहलाएगा। थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। बड़ी गर्मी है भाई। जूल का पर कूलम और वोल्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं। चल अब मैं आपसे कहता हूं ये चार्ज पार्टिकल है Q1 और कहता हूं ये चार्ज पार्टिकल आपका Q2। ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये चार्ज पार्टिकल Q2 है। कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। बहुत अच्छी बात है। तो इस चार्ज के कारण इस R डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आने वाली है, V1, क्योंकि Q1 चार्ज है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, K Q1 अपॉन में R। इस चार्ज Q2 के कारण यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, V2। दिस इज इक्वल टू कितना, K2 बाई R। और पोटेंशियल एनर्जी चाहे वहां खड़े होकर देखे चाहे यहां खड़े होकर देखे, हमेशा सिस्टम का होता है तो दोनों बराबर ही आएंगे। तो यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी में लिखूंगा और यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, दोनों बराबर आने वाले हैं। तो यहां जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाला हूं तो यहां क्या लिखूंगा, चार्ज खुद का, पोटेंशियल किसका, दूसरे का। उसका पोटेंशियल यहां पे कितना है, V1, इस पॉइंट पर V1, मतलब जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है उसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखना है। तो Q2 इंटू V1, V1 की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास K Q1 Q2 अपॉन में R। U की वैल्यू आ गई K Q1 Q2 अपॉन में R। यहां पे आ जाओ, यहां पे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज किसका, खुद का, लेकिन उस पॉइंट पे पोटेंशियल दूसरे का। दूसरे का पोटेंशियल यहां पे कितना आएगा, V2 आएगा, Q1 V2। और जब यहां पे V2 की वैल्यू डाल दोगे बेटा कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R। U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R। क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ दोनों बराबर हैं। मैं तो पहले ही बोल रहा था दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम है। और अगर दोनों सिस्टम है तो चाहे यहां खड़े होकर देखो चाहे वहां खड़े होकर देखो, दोनों बराबर आने ही वाले हैं। तो दोनों बराबर आया, U बराबर K Q1 Q2 बाई R। यहाँ भी U बराबर K Q1 Q2 बाई R, लेकिन इसके कारण यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल अलग होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक चार्ज पार्टिकल है Q और मैं तुमसे कहूं एक चार्ज पार्टिकल है माइनस Q, तो इससे R डिस्टेंस पर यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, डायरेक्शन होगा क्या, डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस Q चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सीधा क्या लिखोगे, K Q बाई में R। लेकिन इससे R डिस्टेंस पर माइनस Q चार्ज है तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां पोटेंशियल होगा बेटा सीधा सीधा माइनस K Q बाई R। समझ में आई बात, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज क्या है, माइनस है, चार्ज का साइन रखा जाएगा और डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होता इसका। तो K Q बाई R प्लस चार्ज के कारण, माइनस K Q बाई R माइनस चार्ज के कारण। ये चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये था भाई साहब आपका पोटेंशियल। आइए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चंस कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए ए। एक चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है। दोनों की वैल्यू बेटा आपका कितना है, Q1 है, एक की वैल्यू Q2 है। ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस आपका ये साइड जो है ये A है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इसलिए ये भी A है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था इसलिए ये भी A है। अब आपको क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। स्टार्ट हो जाइए जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके फिर मैं आगे बताता हूं।
ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है? अरे सर क्लास 11 में भी कराया था, क्लास 11 में अपने वेक्टर पढ़ाते समय कराया था, उसके बाद जब ग्रेविटेशन पढ़ाया तो ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही कुछ पढ़ाया था। अच्छा ग्रेविटेशन पढ़ाते समय तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में खूब कराया था। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के समय भी तुमको कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के समय भी कराया था। ऐसा ही कुछ तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी करा दिया था। दोबारा आ गया, कोई खास बात नहीं है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, जैसे ये फिगर तुम्हारे आता है ना तो तुरंत समझ जाया करो, बस करो ये सब, ये तो करना ही करना है। मतलब ऐसा क्वेश्चन तो करके ही आना है, छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में आया तो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा V1, यहाँ पोटेंशियल V1 होगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन प्लस से दूर। ये इस चार्ज के कारण इससे दूर, ये एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल आ गया V1 और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल आ गया V2 और इसके कारण पोटेंशियल आ गया नेट पोटेंशियल इसके बीच से, नेट पोटेंशियल इसके बीच से। तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना, रूट में V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 इंटू में कॉस इनके बीच का एंगल। तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे 60 डिग्री और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और जब क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, ऐसा सोचते हैं भाई, मैं क्या करूं, सोचा जाता है। ऐसे लोग सोच लेते हैं, सोच कर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खेल रहे होते हैं। तो सबसे पहली बार जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पहचानो तुम हो कौन है ये पोटेंशियल। ये पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर तरीके से जुड़ेगा। स्केलर चीज कैसे जुड़ता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, उसको वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तभी वेक्टर की तरह जोड़ेंगे, एंगल देखेंगे। अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट जुड़ेगा। भाई इस टाइप का फॉर्मूला यूज मत करना, ये सब नॉनसेंस चीज है ना। मैं तुमको याद दिलाने के लिए ये ऐसा सॉल्व किया हूं। तो करना क्या है, सीधा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा इसका आंसर क्या आने वाला है, V1 प्लस V2। अच्छा V1 प्लस V2 आने वाला है। तो इस पॉइंट पी पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इस पॉइंट पी में पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V1 प्लस में कितना आ जाएगा V2। V1 किसके कारण, इसके कारण कितना है इसकी वैल्यू KQ1 अपॉन में A प्लस में इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा KQ2 अपॉन में A। दोनों जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा KQ1 प्लस QQ2 अपॉन में कितना आ जाएगा A। दिस इज द B। अच्छा एक क्वेश्चन और कि अगर 3 चार्ज पार्टिकल को स्क्वायर के कोने पर रख दिया जाए, अगर 3 चार्ज पार्टिकल है स्क्वायर के कोने पर रख दिया जाए, ये वैल्यू है Q, ये वैल्यू है Q, ये वैल्यू है -Q और ये पॉइंट आपका है P। इसका साइड में ले लेता हूं कितना D, स्मॉल d, स्क्वायर है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको लिखनी है। तो करेंगे क्या, सभी तीनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे और सीधा सीधा क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे और सीधा सीधा उसको जोड़ेंगे। सीधा सीधा इसको अगर उसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी। तो V की वैल्यू क्या लिखेंगे, V बराबर लिखेंगे, इसको अगर मैं पहला चार्ज पार्टिकल लिख दूं, इसको मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल कह दूं, इसको मैं तीसरा चार्ज पार्टिकल कह दूं। तो पहले चार्ज पार्टिकल माइनस चार्ज है तो कितना आ जाएगा -KQ/D। तो पहले चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में KQ/D। फिर दूसरा चार्ज पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है बेटा, ये D डिस्टेंस पे नहीं है, ये कितने डिस्टेंस पे है, D√2 डिस्टेंस पे है। अगर ये D√2 डिस्टेंस पे है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ/D√2। फिर तीसरा चार्ज पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे है, तो प्लस हो जाएगा KQ/D। ध्यान से देखो, -KQ/D प्लस KQ/D क्या हो गया, छम्मा। अगर ये छम्मा हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, D√2। कितना आ गया, D√2। समझ में आपको आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत मजा आया, वाह। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं कि मान लेते हैं
कि भाई साहब, कि मान लेते हैं भाई साहब कि आपका चार्ज है -q, क्लियर। एक चार्ज है आपका +q, क्लियर। इनके बीच का सेपरेशन ले लिया हमने 2a, क्लियर। ये पॉइंट हमने लिख दिया O, और एक पॉइंट P है जो कि O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस। दिख रहा होगा। दो चार्ज पार्टिकल है, एक -q एक +q है, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा 2a है। O पॉइंट वो पॉइंट है जो दोनों का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो P पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो P कितने डिस्टेंस पे, O से R डिस्टेंस पे है। तो सीधा अभी भी क्या करेंगे, दो चार्ज पार्टिकल है, बस दोनों चार्ज पार्टिकल से P पॉइंट का क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे और सीधा पोटेंशियल जोड़ देंगे। तो ध्यान से अगर तुम देखो, मान लो कि प्लस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल कितना है, V+, और माइनस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना है, V-। ये प्लस और ये माइनस क्या बता रहा है बेटा गोले में, ये प्लस ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल है, और ये माइनस चार्ज, माइनस गोले में बता रहा है कि माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल है। तो दोनों के कारण पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये प्लस है। ये ऐड करने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए सिंबल है। समझ में आ रही बात। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितने दूर पे है, पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस बेटा R-a डिस्टेंस पे है। कैसे देखो, ये 2a है, ये a हुआ, ये a हुआ, ये पूरा R है, तो ये बचा कितना R-a, और ये निगेटिव चार्ज से P पॉइंट R+a। तो ध्यान से अगर आप देखें तो प्लस चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो KQ/R-a प्लस, नेगेटिव चार्ज के कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस में K। माइनस नहीं भूलिएगा बेटा, माइनस नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा। माइनस नहीं भूलिएगा, माइनस अगर यहां भूला, जैसे भूलेंगे माइनस, खतरनाक खतरनाक नंबर मिलेगा आपको, R+a। अच्छा, बस इसी को सॉल्व करना है। आप, आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व कर देंगे मजा आ जाएगा आपको, है ना। जैसे इसको सॉल्व करेंगे मजा आ जाएगा आपको। कैसे मजा आएगा, देखो ध्यान से। KQ दोनों में से कॉमन निकाल दो, KQ कॉमन हो गया। अच्छा, 1/R-a बचा, माइनस में 1/ कितना बचा, R+a बचा। अच्छा सर, V की वैल्यू, V = KQ। अच्छा सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, R+a माइनस R+a, तो R कट गया, ऊपर कितना बचा, सिर्फ 2a बचा। अच्छा सर, और नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, R- से R+a कितना हो गया, R² माइनस में a²। अच्छा सर, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, V की वैल्यू बेटा तुम्हारा होगा KQA, 2KQA अपॉन में R² माइनस में a²। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द टू चार्ज पार्टिकल। क्लियर है। अच्छा, मैं ये ऐसा क्वेश्चन क्यों कराया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्वेश्चन कराया था, और अभी भी मैं तुमको ये ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे कारण सुन लो। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं तुमको, ये तुम्हारा डायपोल कहलाता है। आगे जाकर मैं इसको डायपोल बोलूंगा। डायपोल कब बोलूंगा, जब इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आर के कंपैरिजन में अगर 2a बहुत ही छोटा हो जाता है, तो दिस सिस्टम इज बेसिकली नोन एज डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। आपने पढ़ा होगा उसमें, क्या नाम है, डायपोल मोमेंट करके केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डायपोल मोमेंट इसका इतना है, उसका इतना है ना। पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड मैं भी पढ़ाऊंगा आगे जाकर, है ना। तो यही आता है, यहाँ से आता है वो पोलर बॉन्ड, उनकी कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर 2a की वैल्यू मतलब a की वैल्यू, इनके बीच का सेपरेशन अगर बहुत कम हो जाता है r कंपैरिजन में, तो उस केस में हमारा ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है, जिसकी वैल्यू v = 2KQ अपॉन में a अपॉन में R² माइनस a²। जब a बहुत छोटा होगा तो r के कंपैरिजन में a को उड़ा देंगे, सिर्फ नीचे क्या बचेगा, R² बच जाता है।
है ना। तो 2kqa/r² इज द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अगर डायपोल हुआ तो, ये डायपोल नहीं है, मैंने बोला ही नहीं कि ये छोटा है या बड़ा है। तो अगर मैंने बोला नहीं कि ये छोटा है बड़ा है तो आप डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ये डायपोल है तो उस समय ये अंडरस्टूड रहेगा कि ए छोटा रहेगा आर से। अगर ए छोटा रहेगा आर से तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर को उड़ाया जा सकता है, क्योंकि ए अगर छोटा है आर से तो ए स्क्वायर बहुत 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 छोटा होगा आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर की कोई औकात नहीं है। अगर इसकी औकात नहीं है भाई साहब तो इसको हटाओ, 0 मान लो, नेग्लेजिबल। जैसे नेग्लेजिबल करेंगे तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, आर स्क्वायर। तो इस केस में डायपोल के लिए कितना हो जाएगा, v बराबर 2kqa/r²। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। हवा 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 मुझको बुला ले, हवा हवा हवा, हवा 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 हवा। क्यू माइनस क्यू सेपरेशन 2a। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से तो ये देख रहे हैं सर, इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये R है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, निकाले जल्दी से। तो मैं सॉल्व करता हूं, जल्दी करो तुम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा, तो जैसे ही सर ने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो वैसे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि उस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है सर। तो उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस आपकी कितनी हुई बेटा, ये डिस्टेंस तुमको पता नहीं है। पता क्या है तुमको, आर पता है और ये पता है, क्योंकि अगर पूरा 2a है तो मिड पॉइंट है, तो ये कितना बचा, a। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना बचा तुम्हारे पास, पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारे पास बचा रूट में r² प्लस a², इसी को क्या मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लो। क्लियर। फिर उसके बाद इस -4 से ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, ये, इसकी भी वैल्यू उतनी आने वाली जितनी उधर आई है। कितनी आएगी बेटा, रूट में r² प्लस में a² एंड दिस इज इक्वल टू कितना, x। ये भी x, वो भी x। इसके कारण kq/x, इसके कारण -kq/x। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना, kq/x प्लस में उसके कारण कितना, -kq/x। निपुर गया, कितना हो गया भाई साहब, 0। पोटेंशियल कितना हो गया, 0। इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे बोला जाता है। लेकिन जब डायपोल बोलूंगा तो अभी तो डायपोल पढ़ा ही नहीं रहा। डायपोल तो गॉस थ्योरम तो जस्ट पहले आएगा, है ना। डायपोल खत्म करूंगा फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, गॉस थ्योरम आ जाएगा। तो अभी के लिए नहीं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। कुछ थोड़े से आगे बढ़ के अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए। हाँ, समय हो रहा है, हेडिंग बनाओ भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज रिंग एट द सेंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। मतलब एक रिंग है जिसका रेडियस दिया हुआ है तुम्हें कितना, जिसका रेडियस बेटा दिया हुआ है आपको r, और ये सेंटर है O, और ये है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, आवाज आ रही है, आ रही नहीं आ रही, हाँ। पॉजिटिवली चार्ज,
ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। आए सर, फंस गए सर? कैसे फंस गए तुम, मैं बताता हूं। फंसे तो इस तरीके से, क्योंकि अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताया है, या अभी जो भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, चाहे फोर्स का फॉर्मूला बता रहा हूं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता रहा हूं, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा हूं, चाहे पोटेंशियल का फॉर्मूला बता रहा हूं, ओनली ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बड़ी बड़ी चार्ज के लिए नहीं, या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए मैंने बताया नहीं अभी तक। मतलब छोटे छोटे चार्ज के कारण निकाला, मतलब छोटा सा चार्ज क्यू है, उसके कारण पॉइंट चार्ज है, उसके कारण आर डिस्टेंस में के क्यू बाई आर होता है। अब भाई साहब ये छोटा चार्ज तो है नहीं, पूरे रिंग पर चार्ज है जिसका रेडियस आर है। अब इसका पोटेंशियल कैसे निकाले सर? निकालने का तरीका क्या होगा? वही तरीका, हमें पॉइंट के कारण पता है ना। अगर पॉइंट के कारण पता है तो सबसे पहले पॉइंट बनाओ, और जैसे ही तुम पॉइंट बनाओगे तो ध्यान से अगर तुम देखो, मान लो कि छोटा सा पार्ट काट ले, छोटा सा पार्ट जिसका वैल्यू कितना है? डी क्यू। छोटा सा पार्ट डी क्यू है, कितने डिस्टेंस पे निकालना है? इस छोटे से डी क्यू के कारण मुझे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं, जो कि छोटा सा पोटेंशियल आएगा। अगर मैं छोटा सा पोटेंशियल निकाल पाया तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल पोटेंशियल नहीं आ जाएगा? हाँ सर, ये बात तो आपने सही कही, घड़ी चौखी बात, कि अगर छोटा सा निकाल लो तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने का मतलब तो टोटल होता है। तो डीवी छोटा सा पहले निकालो भाई, तो डीवी इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। ओ तो आर डिस्टेंस पे होगा, इसका हर एक पार्ट आर डिस्टेंस पे होगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो क्या लिखोगे? के डी क्यू अपॉन में कैपिटल आर। इस रिंग के किसी भी पॉइंट पे अगर पार्ट काट लोगे, सबका डिस्टेंस ओ, सब पॉइंट का डिस्टेंस ओ से कितने रहेगा? आर डिस्टेंस है। मतलब हर पॉइंट के लिए, इस रिंग के हर पार्ट के लिए आर क्या हो गया? कैपिटल आर कांस्टेंट, कैपिटल के भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल पोटेंशियल अगर एट पॉइंट ओ निकालना है तो क्या कर देना है? इसी डीवी को इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा, इंटीग्रेट करना है किसके लिए? इस पूरे क्लोज्ड लूप के लिए, इस पूरे क्लोज्ड रिंग के लिए। मैंने पहले ही बताया था दो टाइप के इंटीग्रेशन, एक ये, एक ये। ये ओपन फिगर के लिए यूज किया जाता है, ये वाला जिसमें लिमिट लगेगा यहां से लेके यहां तक, और ये क्लोज्ड फिगर, जब कोई फिगर बंद हो उसके लिए यूज होता है। तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम? बंद वाला, क्योंकि क्लोज्ड फिगर है, पूरे क्लोज्ड रिंग के लिए निकाला जा रहा है। क्लोज इसलिए लगा क्योंकि टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल फॉर द रिंग, तो यहां पर क्लोज लूप। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे सीधा लिखेंगे इंटीग्रेशन, गोला लगा दो, के डी क्यू अपॉन में कितना? कैपिटल आर। के और कैपिटल आर बाहर हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? डीक्यू। डीक्यू मतलब छोटा सा चार्ज, डीक्यू का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, और गोले का मतलब टोटल चार्ज ऑन रिंग। लेकिन टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना है? टोटल चार्ज ऑन रिंग आपको मैं दे रहा हूं प्लस क्यू है। अगर ये प्लस क्यू है तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? के कैपिटल क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल एट द सेंटर। वाह सर, बड़ा मजा आया। मजा तो आएगा ही, ढंग से पढ़ोगे तो मजा आएगा। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at an axial position of at an axial position due to the ring, charged ring। कोई चार्ज रिंग है, अब समझिए कैसे रखा हुआ है, ऐसे, जिसका रेडियस कितना है? आर। सेंटर ओ, जो कि चार्ज है बेटा, ये क्या है? चार्ज है, जिस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है? कैपिटल क्यू। तो इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अभी तक हम कहां निकाले थे? सेंटर पर। अब हम कहां निकालेंगे किसी एक्सियल पॉइंट पर, पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी।
अभी भी क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ के क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो एक पार्ट ऊपर काटोगे, लेकिन ध्यान रहे कौन सा डिस्टेंस लेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस आपका ये होगा, इस चार्ज के कारण ये डिस्टेंस होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस होगा कितना, ये कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस पर निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी बची, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से अगर आप देखें तो इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसकी वैल्यू कितनी है dq, इसके कारण पोटेंशियल की वैल्यू जो भी आने वाली है उसकी वैल्यू कितनी होगी, dq अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के dq अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट जुड़ेगा, सबका अलग अलग निकालेंगे, सबका अलग अलग निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे अगर छोटा सा पार्ट काटते हैं, तो नीचे छोटा सा पार्ट काटते हैं तो ये डिस्टेंस बनेगा और ये डिस्टेंस बनेगा, तो लेकिन ये डिस्टेंस तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बनेगा। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, के dq अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस रिंग के किसी भी पॉइंट को अगर आप उठाएंगे तो इस एक्सिस के पॉइंट पर जो भी डिस्टेंस बनेगा सबका डिस्टेंस कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोण जैसा बनेगा, कोण बन रहा है ना, कोण नहीं होता है, कोण है ना। इसका कोई भी पॉइंट क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, कोई भी पॉइंट उठाएंगे सेम डिस्टेंस पे होगा, हर पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पर सेम डिस्टेंस पे होगा। तो सेम डिस्टेंस क्या होगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हर पार्ट की वैल्यू कितनी है, dq 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 dq, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। और जब डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं किसी एक पॉइंट के कारण निकालना चाह रहा हूं, किसी एक पॉइंट के कारण अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के dq अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये छोटा सा पोटेंशियल है, इसी को आप अगर इंटीग्रेट करेंगे फॉर क्लोज लूप तो ये टोटल पोटेंशियल आएगा, और रूट में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कांस्टेंट है बेटा। सर कैसे सर, एक्स इसमें, एक्स इज द वेरिएबल, नहीं वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जब मैंने बोला पी पॉइंट पे निकालो जो कि एक्स डिस्टेंस पे है, तो उस समय मैंने एक्स को कांस्टेंट कर दिया। आपको पी पॉइंट पर ही निकालना है, तो एक्स कांस्टेंट हो गया, और जैसे एक्स कांस्टेंट हो गया तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, हर पॉइंट चार्ज के लिए इसके किसी भी पार्ट के लिए रूट में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए ये टर्म कांस्टेंट हो गया, है ना। अलग अलग एक्स पर पोटेंशियल अलग अलग है, मानता हूं एक्स वेरिएबल है, लेकिन जब मैंने बोला पी पॉइंट इज अ फिक्स्ड, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इस पॉइंट मुझे निकालना है, तो यक्स फिक्स्ड हो गया, जिसके कारण ये डिस्टेंस हर डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया, और जैसे ही हर डिस्टेंस फिक्स हो गया तो ये कांस्टेंट बाहर, के रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, और ये क्या बना तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ dq। इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या बना, टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल V इज इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहां तक पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एनर्जी पे और इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों को मिला के अब क्वेश्चन अगले टर्म पे करेंगे, मतलब कल। क्लियर है, तो जल्दी से उसको उतार लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।